एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि डीमन किंग का टीम तीसरा फ्रेगमेंट को ढूंढने के लिए डबल एस रैंक के डंजन में एंटर कर गए होते हैं, जहां पर लियू भी उनके साथ एंटर करते हुए सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन डीमन किंग को फॉलो करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा शांति लग रहा है। कहीं इसी कारण से उसके टीममेट उस पर विश्वास तो नहीं करते हैं ना। अब इसके बाद में वो लोग आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर पहुँच गए होते हैं जहाँ से रास्ता 4 भागों में भटक गया होता है और वहाँ पर एक पत्थर भी होता है जिसमें आगे बढ़ने का रूल लिखा होता है और उसका रूल ये होता है कि तुम्हें अपने टीममेट को मारना होगा और आखिरी बचा हुआ सर्वाइवर ही आगे बढ़ सकता है और एक इनकरेक्ट डायरेक्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। वो रूल पढ़कर लियू को उसका पास्ट लाइफ याद आने लगा होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक, शॉक और ट्रॉमाटाइज होते हुए सोचने लगा होता है कि क्या मुझे फिर से मेरे टीममेट को मारना होगा। वो नो रूल तो एक्टिवेट हो गया है, वापस जाने का रास्ता भी बंद हो गया है और ये छोटा सा स्पेस बैरियर में इन्वॉल्व हो गया है। अगर हम टास्क को कंप्लीट नहीं करते हैं तो हम हमेशा के लिए यहाँ पर फंसे रह जाएंगे। क्या हमें सच में एक दूसरे को मारना होगा। वो ये सब सोच कर काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर ही रहा होता है कि तभी वो उन्हें एकदम शांत देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गया होता है कि उन्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है। वहीं पर वो लोग कह रहे होते हैं कि टीममेट को मारना क्या बोरिंग रूल है, जिससे उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो लोग इतना ज़्यादा शांत कैसे हो सकते हैं। क्या उन्हें पता नहीं कि वो लोग कितना डेस्परेट, कितना ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में पड़ गए हैं। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तियानचेन क्या कर रही है, वो अपना हाथ उठा रही है, कहीं वो शाओके को इम्प्रेस करने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना। जरूर यही होगा। वो सभी लोग एक दूसरे को गार्ड लोअर करने के लिए प्रिटेंड कर रहे हैं और मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे होंगे। वहीं पर तियानचेन यौन करते हुए कहने लगी होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, जल्दी से इस टास्क को कंप्लीट करके घर चलते हैं ना। उसका उस एक्शन से लियू काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और सोचने लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा और अच्छे से एक्टिंग करना चाहिए। एक सेकेंड, अब ये शाओके क्या कर रहा है, कहीं वो तियानचेन को अब्यूज़ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं ना। मगर वहीं पर शाओके एक दूध का पैकेट निकालते हुए कहता है कि मेरे पास दूध का पैकेट है, अपना आइस मैजिक का यूज करके इसे आइसक्रीम क्यों नहीं बना देते हो। जिससे लियू और ज़्यादा शॉक्ड होते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर क्या तुम पागल हो। आखिर कौन अपना डबल एस रैंक का स्पेल का यूज आइसक्रीम बनाने के लिए करता है। क्या तुम अपने सामने की सिचुएशन को नहीं देख सकते हो, सिर्फ हम में से कोई एक ही सर्वाइव करने वाला है। ये सब सोचकर वो उन्हें सच में आइसक्रीम बनाते देखकर सोचने लगा होता है कि अब तो ये सच में काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस होते जा रहा है। क्या तुम लोग यहाँ पर पिकनिक करने के लिए तो नहीं आए हो ना। शांतिपूर्वक एरा में होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा रिलैक्स उन लोगों को नहीं होना चाहिए। ये सब सोचकर वो अपना बाल नोचते हुए सोचने लगा होता है कि आखिर मैं ही अकेला क्यों रूल को कैसे कंप्लीट करना है, उसको लेकर इतना ज़्यादा चिंता क्यों कर रहा हूँ। कहीं मैंने उन लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर दिया था इसलिए तो नहीं ना, या फिर कोई और कारण है। तभी शाओके लियू को आइसक्रीम देते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा पसीना पसीना देखकर मैं ये तुम्हारे लिए बनाया हूँ। जल्दी ठंड आने वाली है तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उससे लियू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन वो आइसक्रीम को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि हालांकि ये गर्मी से नहीं बल्कि मैं डर से पसीना पसीना हो रहा हूँ। ये बोलकर वो उस आइसक्रीम को खाते हुए सोचता है कि वो लोग सच में मेरे प्रति काफ़ी ज़्यादा काइंड हो रहे हैं। वो लोग तो सच में काफ़ी अच्छे पर्सन है, मैं सच में उन्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। तभी डीमन किंग कहता है ठीक है, हम यहाँ पर पिकनिक करने के लिए नहीं आए हैं, चलो मेज में एंटर करने की तैयारी करो और जल्दी से आर्टिफैक्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। जिससे लियू फिर से काफ़ी ज़्यादा पैनिक करते हुए पूछने लगा होता है कि क्या हम लोग सच में स्टार्ट करने वाले हैं, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है। ये सब बोलकर वो सोचने लगा होता है कि मैं रूल के अकॉर्डिंग में सच में किसी को मारना नहीं चाहता हूँ और मैं भी ऐसे मरना नहीं चाहता हूँ। क्या हमारे पास में कोई और रास्ता नहीं है। ये सब सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर ही रहा होता है कि लेकिन तभी डीमन किंग अटैक करते हुए कहता है कोई और रास्ते की ज़रूरत है ही नहीं। ये बोलकर वो रूल लिखे हुए पत्थर पर ही अटैक कर देता है, जिससे उस पत्थर में से आवाज़ आने लगा होता है कि रूल स्पेस हेवी डैमेज का एक्सपीरियंस कर रहा है और ये कोलैप्स होने वाला है। वो सब देखकर लियू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कर क्या रहा है। तभी वो आगे का दरवाजा खुलता देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर डीमन किंग आगे बढ़ते हुए कहता है कि ऐसा फालतू का रूल कौन फॉलो करेगा, इसे तो सिर्फ तोड़ ही देना चाहिए। जो देखकर लियू काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है और वो सोचने लगा होता है एक सेकेंड, क्या उसने रूल को तोड़ दिया। एग्जैक्टली, क्यों हमें रूल को फॉलो करना है और मैं अपने आप ही सभी रूल को फॉलो क्यों करने लगता हूँ। जब से मुझे याद है मैं गॉड्स का स्लेव बनकर ही रहा हूँ, उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग में मैं अपने फैमिली को मारना, टीममेट को मारना, हायर लेवल के डीमन ट्राइब वाले से फाइट करना, गॉड्स के लिए बार बार परफॉर्म करने के कारण मैं कभी भी रूल को तोड़ने के बारे में सोचा ही नहीं था।
वहीं पर डीमन किंग कह रहा होता है कि अगर हमें रूल पसंद नहीं है तो उन्हें तोड़ देना चाहिए, अगर आगे रास्ता बंद है तो हमें रास्ता बना लेना चाहिए, क्योंकि हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से एक है। ये बोलकर वो लोग एक एक करके सभी रूल वाला दीवार को तोड़कर आगे बढ़ने लगते हैं। जो सब देखकर ल्यू सोच रहा होता है कि इस रास्ते के बारे में मैंने कभी सोचा क्यों नहीं था। सबसे होपलेस सिचुएशन में मैं कभी आशा किसे कहते हैं उससे मैं कभी पोजेस किया ही नहीं था, इसलिए मैंने कभी रजिस्ट करने के बारे में सोचा ही नहीं था। रूल के बियॉन्ड जाना, मैं तो बिल्कुल एक नया और रूल के बाहर के चीज़ों के एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। होप और डिटर्मिनेशन के साथ में तो हमेशा आगे का रास्ता बन जाता है। तभी तियानचेन उससे कहती है कि तुम जाकर बाई किनफेंग को फॉलो करके फिनिश लाइन तक जाओ, हम चारों बाकी के 99 एंट्रीज पर जाकर सभी लोगों को चैलेंज से गिव अप करने के लिए कहते हैं। यहाँ का रूल काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल है, अगर हम उन्हें जल्दी नहीं रोकते हैं तो काफ़ी सारे लोग मारे जाएंगे। उनकी बातें सुनकर ल्यू सोचता है कि मुझे जो ट्रैप करके रखा हुआ था वो जू का केज नहीं बल्कि मेरे दिल का केज था। अब मुझे एल्डर का पूछा हुआ क्वेश्चन याद आ रहा है, जो कहते कि अब जबकि हम पास्ट में जा ही रहे हैं तो क्यों ना ह्यूमन को गॉड का स्लेव बनने से बचा ले। उस वक्त मैंने गॉड्स का रिप्लाई किया था क्योंकि हम होप नहीं देख सकते हैं, लेकिन अभी ज़िंदगी में मुझे पहली बार आशा दिखाई दिया है और वो आशा मेरे सामने है। मैं इस आशा के किरण को सींच करके ह्यूमैनिटी के फ्यूचर को एक नए पाथ के लिए फाइट करना चाहता हूँ। तो इसीलिए डीमन किंग का टीममेट ऐसा खतरनाक सिचुएशन एनकाउंटर करने के बाद में भी एकदम शांत रहते थे, क्योंकि डीमन किंग सच में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, पावरफुल और इंटेलिजेंट है। बिना डीमन टावर के सपोर्ट के बावजूद भी इसके पास लोगों को होप देने का पावर है। लेकिन ये सोचकर वो सामने खाली पड़ा बॉक्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए चिल्लाने लगा होता है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट कहाँ चला गया, तुम्हारा लेवल का पावर को पोजेस करना तो किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। ये बोलकर वो सोचने लगता है कि मुझे कभी लगा नहीं था कि इस बार डीमन किंग आर्टिफैक्ट को ऑब्टेन करने में फेल हो जाएगा। तभी डीमन किंग कहता है कोई है जो कि हमसे पहले ही रूल टास्क को कंप्लीट कर लिया है और इसे हासिल कर लिया है। जो सुनकर ल्यू और ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है कि इसका मतलब उस बंदे ने सभी रूल को फॉलो कर लिया था। तभी डीमन किंग आगे बढ़ते हुए कहता है चलो फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं, देख कर आते हैं कि कहाँ जा रहा है ये बोलकर वो लोग उस रास्ते से पीछे आने लगे होते हैं जिस रास्ते का रूल सभी कंप्लीट हो गया था। और उस रास्ते का सभी रूल कंप्लीट हो गया होता है, जिसे देखकर ल्यू कह रहा होता है कि उसने तो सभी रूल को फॉलो करके कंप्लीट कर लिया है। यहाँ का रूल तो सच में काफ़ी ज़्यादा क्रूएल था, लेकिन उसने फिर भी सभी का सभी रूल को कंप्लीट कर लिया है। वो लोग उस रास्ते से जाते जाते एंट्रेंस तक पहुँच गए होते हैं, जहाँ पर उन्हें उनका टीममेट दिखाई दे जाता है। जहाँ पर तियानचेन कहती है कि डंजन का रूल गायब हो गया है, इसका मतलब आर्टिफैक्ट को किसी ने लेकर चला गया है। अच्छा हुआ कि हम लोग सही वक्त पर पहुँच गए थे और 98 एंट्रेंस वाले ज़्यादातर लोग हेजिटेट कर रहे थे और इसीलिए वो लोग वापस चले गए थे। लेकिन सिर्फ फर्स्ट एंट्रेंस को छोड़कर फर्स्ट एंट्रेंस वाले ही सबसे पहले एंटर कर गए थे। जब तक हम यहाँ पर पहुँचे थे तब तक चैलेंज ऑलरेडी कंप्लीट हो गया था और उस ग्रुप के सभी टीममेट मारे गए थे। दूसरे शब्दों में बोलूँ तो उनकी टीम में एक मेंबर था जो कि क्विकली चॉइसेस कर लिया था। वो अपने सभी टीममेट को मार दिया है और रास्ता क्लियर करके डिवाइन आर्टिफैक्ट को लेकर चला गया है। वहीं पर डीमन किंग अपने दिल को छूते हुए सोच रहा होता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मुझे एक बैड फीलिंग आ रही है। वहीं पर ये सब जानकर ल्यू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह गया होता है और सोचता है कहीं ये वही बंदा तो नहीं है ना जो कि 2 महीने के बाद में डीमन किंग को मारेगा। अब इसके बाद में 7 ग्रेट फैमिली में से एक ओयंग फैमिली को दिखाते हैं, जहां पर उनका फैमिली हेड कह रहा होता है कि अभी का सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंट से भरा हुआ है और जगह जगह पर हिडन डेंजर है। ह्यूमन और डीमन क्लान में स्ट्रगल काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होते जा रहा है और अभी ही अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के लिए कम्पीट करके रिसोर्सेज को सीज करना काफ़ी अच्छा मौका है। आज से 1000 साल पहले इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिविजुअल सभी ईस्टर्न फैमिली से आया करते थे, लेकिन 1000 साल के बाद में ईस्टर्न फैमिली डिक्लाइन हो गया है और वेस्टर्न फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। लेकिन हमारा ओयंग फैमिली में 1000 साल पहले एक एंसेस्टर थे जो कि सभी के सभी 10 डिवाइन फ्रेगमेंट को कलेक्ट कर लिए थे और डिवाइन टावर को सील कर दिया था, जिससे हमारा ओयंग फैमिली का प्रेस्टीज और फाउंडेशन लेड हुआ था और 1000 साल के बाद भी अभी भी हमारा इन्फ्लुएंस बना हुआ है। लिन और ली फैमिली ईस्ट और वेस्ट का मिक्स ब्लड का है और रिसेंट ईयर में ये दोनों फैमिली थोड़ा सा मोमेंटम दिखाए हैं। लेकिन लिन फैमिली को दोनों बेटे की मौत के बाद में लिन फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है और लिन फैमिली और ली फैमिली के बीच का जो मैरिज अलायंस था वो भी कैंसिल हो गया है और अब बाकी के 6 फैमिली काफ़ी ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं और टॉप फैमिली का पोजीशन के लिए कम्पीट करना चाहते हैं। इसलिए हमें हमारे फैमिली में और ज़्यादा हंटर को कल्टिवेट करना शुरू कर देना चाहिए।
ये सब सुनकर एक एल्डर कहता है कि डीमन क्लान काफी ज़्यादा रेस्टलेस होते जा रहा है। क्या दूसरे फैमिली के साथ में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होना बैड नहीं हो सकता है क्या? दूसरा एल्डर कहता है कि केओस के टाइम में ही हीरोज एमर्ज होते हैं। 1000 साल पहले हमारा फैमिली एक हीरो को प्रोड्यूस किया था जिससे हमारा अभी का फाउंडेशन बना था और आगे भी ऐसा ही रहेगा। और वैसे भी हंटर एसोसिएशन वाले भी डीमन क्लान से फाइट कर रहे हैं, इसलिए हमें अभी फ्रंट लाइन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ओजांग फैमिली को 1000 साल पहले वाला पीक पर पहुंचाना ही होगा। तभी एक पर्सन आकर चिल्लाते हुए कहता है कि फैमिली हेड, एक अजीब बंदा हमारे घर में घुसे आ रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और हमारे काफ़ी सारे गार्ड को जख्मी भी कर दिया है। जो सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वहीं पर बाहर में दिखाते हैं जहाँ पर वो बंदा उड़ने वाला घोड़ा पर बैठ कर आया होता है और वो बंदा एक कल्टीवेटर होता है जो कि सभी गार्ड को काफ़ी आसानी से हरा दिया होता है। वो कल्टीवेटर एक तालिस्मान का यूज कर रहा होता है और कहता है कि 1000 साल बीत गया है और ओजांग फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है। तुम लोग सच में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकले, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो। और इसी के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों क्या लगता है, कल्टीवेटर भी इसमें आ गया है, ट्रांसमिग्रेटर आ गया है, 2-4 को सिस्टम भी आ गया है, फ्यूचर से भी लोग आ रहे हैं, पास्ट से भी लोग फ्यूचर में आ गए हैं। तो ऐसा क्या है जो कि इस मानवा में नहीं आया है? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।